शुभम दुबे जी, श्यामो शुक्ला जी, शिवम दुबे जी, अशोक मिश्रा जी, जितेंद्र भार्गव जी, राजीव चतुर्वेदी जी से अनुरोध करते हैं कि बड़ा माला लेकर के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। शुभम दुबे जी। और इतना समेट लो। अनुरोध करेंगे हमारे जिलाध्यक्ष से कि मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण का अभिनंदन करें अपने पूरी यूनिट के साथ में। श्यामो शुक्ला के जिला उपाध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष जनपद कन्नौज की यूनिट द्वारा मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। जोरदार तालियां बजा करके हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हो रहा है। माननीय नकुल जी का अभिनंदन हो रहा है। जोरदार तालियां बजा करके मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं हमारे जिलाध्यक्ष यूनिट द्वारा। जोरदार अभिनंदन। अनुरोध करेंगे श्री शुभम दुबे जी द्वारा मुख्यमंत्री जी को राम दरबार भेंट करके अभिनंदन किया जा रहा है, संप्रेम भेंट किया जा रहा है। शुभम दुबे जी। शुभम दुबे जी द्वारा मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां बजाएगा। मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हमारे शुभम दुबे जी कर रहे हैं। इसी करीब अनुरोध करेंगे श्यामू शुक्ला जी, जिला उपाध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि मुख्यमंत्री जी को वर्षा भेंट करके भगवान परशुराम का राष्ट्र वर्षा भेंट करके अभिनंदन करें। हमारे श्यामू शुक्ला जी, जिला उपाध्यक्ष।
जोरदार तालियां बजाए हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। क्या शुक्ला जी इसी करीब अनुरोध करेंगे डॉक्टर सुनील जी से कि परशुराम जी का प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन करें। डॉक्टर सुनील जी प्रियांक शुक्ला जी से अनुरोध करेंगे कि मुख्यमंत्री जी का बुके भेंट करके अभिनंदन करें। श्री प्रियांक शुक्ला जी, आकाश शुक्ला जी जो बुके भेंट कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील जी से अनुरोध है कि परशुराम जी की चित्र भेंट करके मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। अशोक मिश्रा जी से अनुरोध कर रहा हूं कि अभी शीघ्र अशोक मिश्रा जी असेरन से जो हमारे बीच में पधारे हैं वो मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। आचार्य गुरु द्वारा मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हो रहा है। जितेंद्र भार्गव जी से अनुरोध है। आचार्य जी का अभिनंदन। जोरदार तालियां बजाएं। आचार्य जी का अभिनंदन हो रहा है हमारे अशोक मिश्रा जी का। माननीय मुख्यमंत्री के साथ आए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे जी द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। हमारे जितेंद्र भार्गव जी जो कि किरवा खटिया से पधारे हैं, मुख्यमंत्री जी को हाथी भेंट करके हाथी नहीं करे सर, हाथी नहीं करे सर। हमारे राजीव चतुर्वेदी जो शिवराम से पधारे हैं, सभी सम्मानित प्रमुख वर्गों से अनुरोध है कि हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, हम सबके नेता, हमारे समाज के गौरव माननीय नकुल दुबे जी का हम लोगों के बीच में आज प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी में आगमन हुआ है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आदर के साथ उनसे अनुरोध करता हूं कि आए और अपने विचार रखें। श्री नकुल दुबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने सहयोग किया। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज यहाँ आने के पहले हम लोग गौरी शंकर जी के दर्शन करने के लिए गए और वहां के महात्मा जी ने जो बातें हम लोगों को बताई, हृदयस्पर्शी बातें थी। और आज मुझे बताते बहुत ही हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है कि जिनके दम पर, जिनके बल पर, जिनके आशीर्वाद से हम लोग लगभग पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जिलों में जा करके ब्राह्मण समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे पीछे जो दैवीय शक्ति है वो कन्नौज की अनुरूप बेटी है आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी, जो हम लोग के बीच में है। वो कार्यों को हम लोग कार्य करते हैं और मैं उनसे बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही विनती के साथ अनुरोध करता हूँ कि ये आपके भाई बंधु है, आपका परिवार है, आपका आशीर्वाद देना बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम सबको आशीर्वाद दें ताकि हम लोगों की इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा मिल जाए कि हम लोग संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये संग्राम करने का काम करें कि एक भारतीय जनता पार्टी वालों, अब तुम्हारे उत्तर प्रदेश में खैर नहीं, तुम उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर जा सकते हो। मैं आमंत्रित करता हूँ राजधानी माननीय कल्पना मिश्रा जी को, कृपया हमारी सभा हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय कल्पना मिश्रा जी।
माइक डाउन कराइए, माइक डाउन कराइए। ये सभी लोग हमारे ब्राह्मण समाज के परिवार के लोग सभी यहाँ इकट्ठा हुए। जैसे कि आपको पता है, हम आपकी यहाँ की शहर की बिटिया हैं। पंडित गंगाधर दुबे की हम बेटी हैं और यहीं पे पले और बड़े हुए हैं, जो कि अब हम कल्पना मिश्रा बन गए हैं दुबे से। तो हमारे यहाँ पे सभी आत्मीय हैं और या भाई बंधु हैं या हमारे भतीजे हैं। हम सबकी या तो बुआ है या बहन है। तो जितने हमारे आत्मजन लोग बैठे हैं, आचार्य लोग बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम है। हम बस आपसे यही आज विनती करने आए हैं कि हमारे ब्राह्मण सम्मान का आपने देखा होगा किसी भी पार्टी में कोई सम्मान नहीं हुआ है जितना कि बहन जी ने 2007 में ब्राह्मणों को जोड़ा है और उसका सम्मान भी किया। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को जोड़ के उनको अकेला छोड़ दिया हो या आप लोगों से कोई चीज छुपी नहीं है। और इसी नाते हम आप कहने चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि आप सब लोग, चूंकि हम कन्नौज के हैं, हमें अपने कन्नौज पे बहुत गर्व है। यहाँ तक कि आप बाहर चले जाइए, पूछिए आप ब्राह्मण कहाँ के हैं, तो कहेंगे हमारी जगह तो कन्नौज में। तब बहुत खुशी होती है। एक बार हम आपको बताएं कि हम लोग भूतपूर्व राष्ट्रपति जी से मिले थे, प्रणब मुखर्जी साहब से। तो उन्होंने हमारी अनौपचारिक मुलाकात की। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ की हैं? हमने कहा हम कन्नौज के हैं। बोले अरे कन्नौज से तो हम लोग ही माइग्रेट किए हैं। कहने को हम लोग बंगाली हैं कि हमारी जड़ें जो हैं वो कन्नौज है। उस समय हमको इतनी खुशी हुई थी कि हम आपको बता नहीं सकते कि हमारी कन्नौज की जड़ें कहाँ कहाँ नहीं गई हैं। तो इसलिए आप लोग ब्राह्मण समाज के लोग सब जुड़िए और बहन जी के हाथ मजबूत करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद मैं क्या दूंगा, लेकिन जो शक्ति आपने हम लोग प्रदान की है निश्चित रूप से वो हम सबके काम आएगी, पूरे धर्म के काम आएगी। क्योंकि छोटे छोटे सवाल मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ। इस समाज काफी लोग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। क्या सर 2017 से लेकर के 2021 ये आपका 21 खत्म हो रहा है, क्या हमारा समाज अपने आप को असहज महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सब जवाब दीजिए, सबको जवाब देना है। अच्छा, असहज क्यों महसूस कर रहा है? ये आपने कोई विचार किया? हम लोग का इतना अपमान कभी हुआ नहीं दोस्तों। हमारे 50 साल के लोग बैठे हैं, 45 साल के भी हैं, 60 साल के भी लोग भी हैं, लेकिन आजादी के बाद से अगर ब्रह्म समाज का वास्तव में अपमान हुआ है तो सन 2017 से लेकर के 2021 के बीच में ये बात पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हुई। तारीफ करने वाली बात हमने नहीं कहा, हम लोग दुख व्यक्त करने वाली बात की है। और मुझे भी दुख है इस बात का कि अगर ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, क्या हम लोग शांति से बैठे रहे? बोलिए भाई, हम लोग शांति से बैठे रहे? तो अगर हम लोग शांति में बैठे रहे तो क्या आप लोग तैयार हैं पंडित सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में, क्या आप लोग बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश की पार्टी भाग देने तैयार है? तो अगर तैयार है तो मेरे दादा लगाइए, तो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। कुछ लोग तो हाथ नहीं खा रहे हैं, देखा सबको हाथ उठाना है, मेरी सौगंध है आप सब लोग। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ब्राह्मणों के गौरव। अच्छा एक बात बता दीजिए, क्या आपको उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आवाज उठाने वाला पंडित सतीश मिश्रा के अलावा कोई नेता दिखाई पड़ रहा है? सब लोग जवाब दीजिए। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है और पंडित सतीश मिश्रा जी कन्नौज में आपकी धरती पर, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी ताकत के साथ, पूरे गर्व के साथ और पूरे उत्साह के साथ पंडित सतीश मिश्रा के नेतृत्व में खड़े होकर के कहे ललकारे कि ब्राह्मण समाज अब तुम जान जाओ, तुम्हारा ये नंबर है, तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है। अगर तुम भारतीय जनता पार्टी को 2022 में उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर नहीं पहुंचाते हो तो रोज आपको खुशी दुबे, रोज आपको तिवारी जी, रोज आपको दुबे जी, रोज आपको मिश्रा जी आपको रोज सुनाई पड़ेंगे, जहां पर सिर्फ आप अपने आप को ग्लानि में, अपमान में और
परिस्थिति विचारों। हमारा समाज गर्व का समाज था। हमारे समाज से लोग जन्नत माता करते हैं। हमारे समाज का मान सम्मान है। मैं आपके बीच में माननीय सतीश मिश्रा जी के बारे में बहुत देर तक बाधा नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन एक बात कहकर के बताना चाहूंगा कि आज इनके जो विचार आप सुनिएगा उसको यहाँ पर छोड़ करके मत जाइएगा। उसको अपने दिल में, अपने मन में, अपने दिमागों में और अपने जुबान पर रख करके जाइएगा और गाँव गाँव, घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले ये संदेश देने का काम करिएगा। अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम जाग जाओ। 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर पहुंचाने का काम करो। बहुत बर्दाश्त करके अब हम लोग बर्दाश्त करने की सीमा हमारे खराब होती है। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ पंडित श्री सतीश मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दें और हम सबका आवाहन प्राप्त करते हुए हम सबको संकल्प जारी करें। माननीय सतीश मिश्रा जी। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, श्री नक्कू दुबे जी, पूर्व मंत्री श्री भूपा त्रिवेदी जी, मंडल संयोजक श्री देवी प्रसाद तिवारी जी, श्री शुभम दुबे जी, श्याम बाबू शुक्ला, सुनील पांडे जी, देवेश तिवारी जी, विजय शुक्ला जी, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी समर्थक साथियों, भाइयों, और मैं अगर अपनी पत्नी का नाम नहीं लूंगा तो शायद कन्नौज से लोग नाराज हो जाएंगे क्योंकि उनकी बेटी है। तो श्रीमती कल्पना दुबे जी मिश्रा हुएगी, जो श्रीमती कल्पना मिश्रा। भाइयों, ये हम लोगों की जो 23 जुलाई से अयोध्या से हम लोगों ने अपनी गोष्ठी शुरू की थी, उस दिन से हम लोग रुके नहीं है और अनवरत पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। और आज हम आपके बीच में कन्नौज जिले में है, जो कि एक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए क्योंकि ये पूरे देश का एक समय राजधानी थी। और कन्नौज बहुत सी चीजों में जाना जाता है, लेकिन खास तौर से यहां से जो सुगंध निकलती है, खुशबू निकलती है, तो वो पूरे देश में ही नहीं, विदेशों तक वो अपना सुगंध छोड़ने की छाप छोड़ती है। तो आज हमें खुशी है कि आज हम कन्नौज में हैं और कन्नौज में हमारा रिश्ता तो आज से 41 वर्ष लगभग पहले जुड़ गया था 1980 में, लेकिन आज जिन हालातों में हम कन्नौज आए हैं और प्रदेश में घूम रहे हैं, उसको देखकर जरूर अफसोस होता है। हम लोग, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जहां तक बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का सिर्फ नारा ही नहीं देती ये पार्टी, बल्कि ये पार्टी, हमारी पार्टी जो मुखिया बहन मायावती जी हैं, उनकी ये सोच है कि सर्वजन का हित होना चाहिए और इसीलिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति हमारी पार्टी ने हमेशा चलाने का काम किया। हमने 2007 में जब सरकार बनाई थी, उसके पहले आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी की पार्टी की सरकार किसने बनवाई थी? उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी। और उसके बाद प्रदेश में जो मंजर आज सबने देखा, समाजवादी पार्टी जब जब आती है, चाहे 2007 के पहले 2003 में जब आई थी और जब 2012 में फिर दोबारा आई थी, समाजवादी पार्टी की एक सोच है और एक कार्य करने का तरीका है। उनके कार्यकाल में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, दंगे, फसाद, लूटमार, बलात्कार, उत्पीड़न, बच्चों का हो चाहे महिलाओं का हो चाहे लड़कियों का हो, ये चरम सीमा पर पहुंचा। और ऐसा ही नहीं है,
साथ में कन्नौज में तो उन्होंने ऐसी छाप जोड़ी थी जो कि आज तक पूरे देश में हम लोग को शर्मिंदा करती है। याद होगा आपको शिवरामों से नीरज मिश्रा का किस्सा तो आपको याद ही होगा। मैगजीनों में, अखबारों में सब जगह फोटो निकली थी किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया नाराज हो गए थे और नाराज होकर यहां से लखनऊ चले गए थे गुस्से में। और क्या निर्देश दिया गया था? निर्देश दिया गया था कि नीरज मिश्रा का कटा हुआ सर हमको लखनऊ में देखना है। और उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि उसका बगैर सर का शरीर मिला था, जिसकी तस्वीरें भी अखबारों में छपी थी और मैगजीनों में भी छपी थी। किस तरह का, किस हद तक नीचे गिरने का काम वो लोग कर सकते हैं। और उस समय खाली एक नीरज मिश्रा नहीं, ये तो एक मामला था, अनेकों लोगों के साथ, ब्राह्मण समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, इनके ऊपर खास तौर से इनका एक प्रहार चलता था, निशाने पे लेने का काम करते थे। 2012 में आपने देखा था किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जो उस समय थे उनका अखबार में बयान छप गया था और छपा था जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से और अपने अधिकारियों से कहा था कि ब्राह्मण समाज का कोई काम नहीं करना है, उनको हमें सबक सिखाना है। और उसी के बाद देखा आपने कि राजा राम पांडे जी जो ब्राह्मण समाज के थे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी थे, उनके साथ में उनकी इतनी बेइज्जती की। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके इस निर्देश का उन्होंने कहा था ये गलत, इस तरह से नहीं होना चाहिए। उनसे नाराज हो गए और उसके बाद क्या हुआ था, उनको इतना बेइज्जत किया था, उनकी मंत्रालय भी छीन लिया, उनका घर भी छीन लिया और वो इतना बेइज्जत हुए कि जब वो अपने घर तक आए तो उनका हृदय रुकने का काम हुआ और उनको हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो गई थी, इतना लज्जित हो गए। भारतीय जनता पार्टी में क्या होना, और भारतीय जनता पार्टी के पहले समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी के पहले बहुजन समाज पार्टी थी। तो बहुजन समाज पार्टी को एक बार याद कर लीजिए, बहुजन समाज पार्टी में क्या था और फिर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के बारे में तो मैंने आपको बताई, आपको पहले समझ। बहुजन समाज पार्टी जब आई थी तो याद होगा आपको 2002 के पहले उत्तर प्रदेश का यह हाल था 2002 के चुनाव में कि सिर्फ 6 और 7 एमएलए पूरी विधानसभा में बचे थे ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज बिल्कुल शून्य पर पहुंच गया था। और उस समय जब बहन मायावती जी के साथ में महाधिवक्ता के पद पे थे और महाधिवक्ता के पद से जब उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो हमने भी महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था। हमसे उस समय के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, आप तो महाधिवक्ता हैं, आप बने रहिए। तो हमने उनसे यही कहा था, हमने कहा था कि देखिए हमको मान सम्मान, बोले आप तो हमारे वकील भी रहे, आपने हमारे भी मुकदमे किए, हम लोगों के बहुत से मुकदमे किए, तो हमें मुकदमे किए जरूर थे, लेकिन आपने हमको महाधिवक्ता नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता बहन मायावती जी ने बनाया था, जिनका एक भी मुकदमा हमने नहीं किया था और उन्होंने हमको महाधिवक्ता बना करके और हमें मान सम्मान देने का काम किया। इसलिए कम से कम अभी नहीं, इस जीवन में हम बहन मायावती जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। आप लोग जितना हमें मालूम है कि आप लोग जो है बहुत कोशिश करेंगे, उनके ऊपर मुकदमे लगाएंगे और चीजें करेंगे, लेकिन हमने भी अदालतों में घास नहीं खेली है, हमने भी वकालत की है और हम भी देखते हैं कि आप लोग कैसे उनके ऊपर ये मुकदमेबाजी करने का काम और इन लोगों ने किया, इन्होंने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय केंद्र में, ये दोनों मिले हुए तो थे, जैसा मैंने बताया, मिल करके इन्होंने कोशिश की बहन मायावती जी के ऊपर मुकदमेबाजी उनको घेरने के लिए 110 मुकदमे उनके घर में उनके परिवार वालों के ऊपर थोपने का काम किया और पूरी ताकतें लगा दी, यहां से लेके दिल्ली तक और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक बड़े बड़े वकील खड़े किए। लेकिन हम बहन मायावती जी के साथ में खड़े थे और आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से एक भी मुकदमा वो जीतने नहीं पाए। सारे मुकदमों में बहन मायावती जी को 100% इनके मंसूबे धरे के धरे देखे। उसके बाद जब उन्होंने हमको राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा में भेजने के बाद हमने सोचा कि राज्यसभा में हमारा क्या काम, हम तो एक
अधिवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, बार काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, पूरा परिवार वकालत के पेशे में। हमारे पिताजी आप सब जानते हैं कि वो तो वकील से बाद में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, गवर्नर बने। हमारे सगे चाचा जो हमारे सीनियर थे वो भी न्यायाधीश बने उच्च न्यायालय के। हमारे सगे बड़े भाई भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। हम भी बार काउंसिल के चेयरमैन और सब कुछ रहे, लेकिन राजनीति से दूर थे। बहन मानती थी हमको, उसके बाद उन्होंने राज्यसभा में भेजने का। जब उन्होंने राज्यसभा में भेजा तो मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर हम राज्यसभा में आकर क्या करेंगे, क्या उद्देश्य है। और तब जब हमसे ब्राह्मण समाज के लोग पूरे मिले, आके पूरे प्रदेश में अपनी खुशी जाहिर करते हुए कि बहन मानती जी ने आपको बनाया, हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं और हम लोगों को लग रहा है कि हमारा मान सम्मान थोड़ा बढ़ गया। तो हमने कहा इतना इसमें परेशान आप लोग इतनी खुशी क्या बात बोले, इसलिए क्योंकि हम लोग शून्य पर पहुंच चुके हैं। और तब जब उन्होंने बताया कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में ब्राह्मण समाज को पूछने वाला कोई राजनीति में रह नहीं गया, राजनीतिक तौर में समाप्ति की ओर पहुंच गए। 6 जहां हो 403 में से 6 खाली हो विधानसभा में, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रही है। उसमें से भी 3 बहुजन समाज पार्टी से। तब हमने बहन मानी से फिर बात की, हमने कहा हमारे समाज के लोग चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें, तो उन्होंने हमको खुली छूट दी। उन्होंने कहा हम आपको खुली छूट देते हैं, आप जाइए उनके बीच में, उनकी बात समझिए, समस्या समझिए, उसके बाद जो भी समाधान आपको लगता है करने का काम करें। फिर हम ब्राह्मण समाज के बीच में आए, आपके कन्नौज में भी आए, 2005 की बात है। पूरे प्रदेश में घूमे थे, कन्नौज भी आए थे, और हमने पूरे प्रदेश में जैसे इस समय हर जिले में जा रहे हैं और 75 के 75 जिलों में जाने का काम करेंगे, उस बार भी हम गए थे और ब्राह्मण समाज के बीच में गए और उनसे हमने जब उनकी बातें समझी तो हमने उनसे कुछ बातें कही। हमने उनसे ये कहा कि आप लोग ये जो रोना रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हम लोग अब कहीं नहीं रह गए, हमारा क्या होगा, हमारा तो भविष्य खत्म। हमने कहा इसके बारे में कभी सोचा कि जिम्मेदार कौन है? आप लोग तो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, आप तो बुद्धिजीवी हैं भी, कहलाते क्या बुद्धिजीवी हैं, परशुराम जी की वंशज है। तो आप सोचा कि आप इस स्थिति में क्यों पहुंचे हैं? और इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम लोग खुद स्वयं के जिम्मेदार हैं। आप लोग आपस में बंटवारा किए रहते हैं, एक दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अपने समाज के लोगों को एक कोई बढ़ रहा है तो उसको नीचे उतारने की कोशिश करेंगे, तुरंत उसको घसीटने की कोशिश करेंगे, फिर व्यक्तिगत देखने लगेंगे, मेरा व्यक्तिगत क्या स्वार्थ पूरा हो रहा है, मेरा हो रहा है अगर तो ठीक है, अगर समाज के अन्य लोगों का हो रहा है तो फिर नहीं ठीक है। इस तरह की सोच आप रखते हैं, आपस में बंटवारा करते हैं। 20 बिस्वा, 16 बिस्वा, 12 बिस्वा ब्राह्मण है वो, और उसके बाद मैं तो कामीपुत्र ब्राह्मण हूं, तुम सनातन ब्राह्मण हो, वो सर्वपाली ब्राह्मण है। इस तरह से पूरे समाज को बांट के रखा हुआ है। और ये याद रखिए, जिस दिन आप समाज को बांटना बंद कर देंगे और अपने आप को खाली ब्राह्मण के नाम से जानना शुरू कर देंगे, उसी दिन आप अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाना है। आप 16% है उत्तर प्रदेश में, और 16% जो है, जहां पर 25 करोड़ लोग रहते हो, 3 करोड़ के ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग। और जिस दिन आप इकट्ठा हो जाएंगे तो आप 16% इतनी बड़ी शक्ति हो जाएंगे कि हर व्यक्ति आपको, हर पार्टी, हर लोग आपको देखने के लिए। लेकिन एक बात मैंने और कही थी, मैंने कहा था कि आप इस गलतफहमी में भी बता जाइएगा कि हम 16% हो जाएंगे तो हम जट जीत लेंगे, यहां पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेंगे, या हर सीट जीत लेंगे। ये ध्यान में रहना चाहिए कि 16% अगर इकट्ठा हो भी जाएंगे तो भी आप एक भी सीट को जीतने की ताकत नहीं रखते, क्योंकि सीट जीतने के लिए विधानसभा में आपको 16% से काम नहीं चलने वाला है, आपको 30% के ऊपर कम से कम चाहिए, तब आप जीत सकेंगे। और इसीलिए हमने कहा था, और जो आज फिर कह रहे हैं, हमने तब भी कहा था, हमने कहा था इसलिए पहले इकट्ठा होइए और इकट्ठा होने के बाद आप भाईचारा बनाइए। और भाईचारा किसके साथ में बनाइए? सबसे पहले भाईचारा बनाइए 23% के जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, उनके साथ में भाईचारा बनाइए। उनके साथ में पहले से ही पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग और ये सब लोग तो पहले से जुड़े हैं। जिस दिन आप 23% के साथ में आप
भाईचारा बना लेंगे, तो आप खुद सोचिए खाली 2 ही लोग ये मिलकर के आपको 40 के करीब पहुंच जाएंगे और हर सीट पे आप लोग खाली होने का काम करेंगे और जीतने की ताकत। ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए और भाईचारा भी बनाया। और जब ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ, जब पूरा प्रदेश हम घूम लिए थे, तब हमने 9 जून 2005 को डॉक्टर अम्बेडकर मैदान में लखनऊ में एक बड़ी सभा की थी ब्राह्मण समाज की। वहां उत्तर प्रदेश से उस दिन 48 डिग्री टेम्परेचर था 9 जून को, और लेकिन उसमें भी 5 लाख से ज्यादा लोग वहां पर ब्राह्मण समाज के पहुंचे थे। 11,000 लोग तो शंखनाद करते हुए पहुंचे थे वहां पर। उन्होंने शंखनाद करके बहन मायावती जी उस दिन हमारी मुख्य अतिथि थी, उनका उन्होंने स्वागत किया। और उसके बाद हमने जब बहन मायावती जी को पूरे समाज की तरफ से गणेश जी की प्रतिमा देने का काम किया था भेंट में, तो उस समय उन्होंने हाथ में लेकर के और सीधे माइक पर जा करके क्या कहा था, हाथ में लिए भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाओं को लेकर के उन्होंने कहा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और उसके बाद उन्होंने अपनी बात शुरू की और ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके उन्होंने अपनी पार्टी का जो पुराना नारा था, जो कई वर्षों से चला रहा था, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पहले बनी हुई पार्टी है, इतने वर्ष पुरानी हो गए 1984 में। बहन मां यहां पर पार्टी का नारा जो चला रहा था वो था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उस दिन ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके बहन मायावती जी ने अपनी पार्टी का नारा बदल दिया और एक नया नारा दिया। उन्होंने कहा, जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उसी के तहत उन्होंने ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके बढ़ चढ़ करके सीटों में लाने का काम किया। जहां 40 सीटों में पिछली बार लाया था, 85 सीटों को उतारने का काम किया। और जहां पर 3 लोग जीत करके आए थे, चूंकि भाईचारा बन गया था और हमारे दलित समाज के भाई बहनों ने हमेशा की तरह, जिस तरह आज भी जैसे करते हैं, उन्होंने आंख बंद करके सिर्फ बहन मायावती जी को ध्यान में रखते हुए हाथी के निशान पर अपनी मोहर लगाने का काम किया था। तो हमारे 3 की जगह 45 ब्राह्मण समाज के लोग जीत करके विधानसभा में आए। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये हमारे भाई बहन जो दलित समाज वाले, उनको बड़े बड़े लुभावने लोगों ने कोशिश की, बड़े बड़े तरह की कोशिश की। झोपड़ियों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्रियों, बड़े बड़े लोग झोपड़ियों में जाते हैं, खाना खाने का काम करते हैं और खाना वो सिर्फ घर से ले जाते हैं, अपना बनाया ले जाते हैं, पहले पहुंचा देते हैं, फिर दिखाने के लिए मीडिया के सामने बैठ के खाना खाएंगे, ये करेंगे। लेकिन वो वोट किसको देते हैं? वोट वो बहन मायावती जी को देते हैं, चाहे ये जितना भी इस तरह का नाटक कर ले, वो एक भाव और चट्टान की तरह से बहन मायावती जी को पीछे कर। और उन्होंने बहन मायावती जी उनमें नहीं पकड़े, वो इस तरह का नाटक नहीं करती, वो जाकर के झोपड़ियों में जाकर के दिखावा नहीं करती। वो झोपड़ियों में जो लोग रह रहे होते हैं, सर्व समाज के जो गरीब लोग हैं और जो झोपड़ियों के अंदर रह रहे हैं, उनको वहां जाने की जगह उनको झोपड़ियों से बाहर निकाल करके और उन्होंने 2-2 कमरे के पक्के मकान उनको देने का काम किया था, और वो भी मुफ्त। यही फर्क है इनकी उनकी सोच में। लेकिन ये लोग जो हैं, खाली जब ब्राह्मण समाज ने भाईचारा का फायदा नहीं उठाया, अकेले उनको नहीं मिला, ब्राह्मण समाज ने भी हमारी बात मान रखा और हमारी बात को माना। हमने कहा था, जहां हमारे ये दलित समाज के भाई बहन लोग हैं जो सुरक्षित सीटें हैं, वहां पर आप भी अपनी पूरी ताकत दिखा दीजिए, तभी तो भाईचारा नजर आएगा। तो ऐसा ही हुआ। 16 सीटों पे हम लोग 2000 में जीते थे, 2002 के चुनाव में जब चुनाव हुआ था। लेकिन 2007 में जब ब्राह्मण समाज ने अपना तन मन धन लगा करके अपना वोट डालते हुए उनको जिताने का काम किया, तो 16 से बढ़ करके 62 पे गिनतियां पहुंची थी और 62 काम हमारे इन भाई बहनों ने किया और हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आधे से ज्यादा तो खाली यही 2 लोग मिलकर के हो गए थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसके बाद आपने देखा कि बहन मायावती जी, जैसा सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि वो जो कहती है फिर वो करके दिखाती है। उन्होंने अगर कहा था कि हम तो, अगर ब्राह्मण समाज हमारे साथ में आता है और भाईचारा बनाता है और हमारे साथ मिलता है,
तो हम उसका मान सम्मान और स्वाभिमान सब लौटाने का काम करेंगे। उन्होंने जब सरकार बनी और जब पूर्ण बहुमत सरकार आई तो वो पीछे नहीं हटी। उन्होंने तो जितना हमें उम्मीद नहीं थी, जितनी हम सोचते थे कि इतना चीजें हो जाएंगी ब्राह्मण समाज के लिए, सरकार बन जाएगी, उन्होंने तो उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके और दोनों हाथ खोलते हुए ब्राह्मण समाज का खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का काम किया। उन्होंने जहां 45 लोग जीत करके आए थे, 15 कैबिनेट मंत्रालय ब्राह्मण समाज के लोगों को देने का काम किया, वो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय देने का काम किया। नकुल दुबे आपके बीच में बैठे हैं, उनको भी देने का काम किया। एक को नहीं 7 मंत्रालय दिए थे। 35 लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना करके कैबिनेट मंत्री बनाने का दर्जा दिया। ये वो लोग थे जो हमारे साथ में पूरे उसमें लगे, अभियान में लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, चुनाव नहीं करे थे, पूरे अभियान में लगे। 35 लोगों, इतना ही नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को MLC बनाने का काम किया। और विधान परिषद में अध्यक्ष उन्होंने ब्राह्मण समाज का बनाया। उन्होंने आधा दर्जन लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के लोकसभा में ब्राह्मण समाज के लोगों को भेजने का काम किया। हमको 17 वर्ष से आज 17 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उन्होंने राज्यसभा में अपनी पार्टी का वहां नेता बना के रखा हुआ है। उन्होंने लोकसभा में भी पहले अपना उप नेता बनाने का काम किया था और आज तो वहां पर ब्राह्मण समाज के ही व्यक्ति को, श्री राकेश पांडे जी को, उन्होंने रितेश पांडे जी को उन्होंने वहां पर लोकसभा में अपनी पार्टी का नेता बना के रखा हुआ है, आपके समाज को मान सम्मान देने के लिए। उन्होंने महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश का, उन्होंने DGP, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ, ये सारे और जितने और अधिकारी जो आज की तरह, जैसे आज पता ही नहीं लगता कहां मारे कर रहे हैं, चाहे नीचे के लेवल से हो ऊपर के लेवल तक। 2-4 छोड़ दीजिए जो ब्राह्मण समाज के अधिकारी होने की वजह से साथ में नहीं है, वो किसी और कारणों से उनके साथ में, बाकी सब कहां ठोकरे खा रहे हैं, कहां पड़े, किसी को पता ही नहीं। लेकिन बहन मायावती जी की सरकार में, चाहे वो पुलिस बल में हो, चाहे वो अधिकारी हो, IAS हो, PCS हो, PPS हो, इन सबको सम्मानजनक जगह दे करके और उनको वहां उन्होंने बैठाने का काम किया था, जिससे कि यही लोग तो काम करेंगे फिर समाज का, वही तो अधिकारी लोग के माध्यम से तो काम होता है, तो उन्होंने वो भी करने का काम किया। उन्होंने जहां सब समाज का किया तो उन्होंने ब्राह्मण समाज को पीछे नहीं छोड़ा। 5000 ब्राह्मण समाज के अधिवक्ताओं को उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ से लेके जिला अदालतों तक उन्होंने 5000 से ज्यादा सरकारी वकील बनाने का बहन मायावती जी ने किया और उनका मेहनताना 10 गुना बढ़ाने का काम किया, सम्मानजनक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश में 29,500 उन्होंने अंबेडकर गांव का समग्र विकास किया, उसी जगह उन्होंने 28,000 प्राइमरी स्कूल सब समाज के लोगों के लिए अच्छे स्कूल बना करके नए स्कूल बनाने का काम किया। उन्होंने जहां 23 जिले बनाए उत्तर प्रदेश के, 23 जिले, और 23 जिले में आपका जिला भी है, 23 जिले जब उन्होंने बनाए तो उनका समग्र विकास करने का काम किया। वहां पर जब जिला बनता है तो हर चीज दी जाती है। उन्होंने उसके साथ साथ में 7 अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। उनमें से एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जो पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में, दुनिया में अपने आप में अकेला विश्वविद्यालय है, जो कि लखनऊ में उन्होंने डॉक्टर शगुंतला मिश्रा के नाम से, हमारी पूजनीय माता जी, स्वर्गीय माता जी के नाम से बनाया, जहां पर कि विकलांगजन जो है वो पढ़ते हैं। और एक को नहीं, 20,000 संख्या में आज पूरे देश और विदेश से आकर के वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए अलग से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। आप यहाँ मेडिकल कॉलेज आधा अधूरा, उसको पूरा करने का काम हम ही लोगों ने किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने 5,000 विद्यालय बनाए। जब तो उन्होंने जो जूनियर हाई स्कूल थे तो 5,000 सीनियर हाई स्कूल बनाने का काम किया। उन्होंने अस्पताल बनाए, आज 100 बेड के अस्पताल बनाने का काम किया। एक जगह नहीं, हर जिले में नए अस्पताल बना करके उनको, लोगों को, गरीबों के लिए उन्होंने व्यवस्था करने का काम किया। बहन मायावती जी ने जब हम कन्नौज आए थे 2007 के बाद और कन्नौज के लोगों से मिले तो हमने पूछा कि आपकी क्या समस्या है।
तो उन्होंने कहा कि एक समस्या हो तो बताएं। यहाँ तो अनेकों समस्याएं हैं। यहाँ के वकील आ गए, फिर उस समय जो न्यायाधीश थे वो भी आए, अलग से मिले, अदालत के और लोग भी मिले। उन्होंने कहा कि आप वकील हैं, महाधिवक्ता रहे, चेयरमैन बार काउंसिल रहे, एक बार जरा हमारी अदालत भी देख लीजिए आके। इतना अफसोस हुआ कि अदालत के नाम पे वो ऐसी बिल्डिंग में अदालत चल रही थी जहां पर कि एक छोटे छोटे कमरों में जो कि बनाए गए थे किसी और काम के लिए, और उसमें भी अदालत चल रही थी। बहन मायावती जी ने फिर हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए यहाँ पर नई अदालत देने का काम किया, जमीन दी और अदालत बनवाने का काम किया, जो आपके यहाँ जिला अदालत चल रही है। लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ सीवर लाइन नहीं, कन्नौज में सीवर लाइन नहीं। मुझे बहुत अफसोस हुआ और ताजुब भी हुआ, ठीक उसी प्रकार से जैसे वृंदावन में जाकर के हुआ था। वहां पर भी उन्होंने कहा था कि वृंदावन नगरी में सीवर लाइन नहीं। वैसे कन्नौज में कहा कि सीवर लाइन नहीं, पानी की कोई लाइन नहीं चलती। पूरे कन्नौज में सीवर लाइन देने का काम किया था, पानी की पाइप बनवा करके उसको देने का काम किया। बस अड्डा नहीं है तो बस अड्डा बनवाने का काम किया। जितनी भी चीजें बताई गई थी उस समय, उन सब चीजों को कन्नौज को बहन मायावती जी ने उस समय देने का काम किया, जो की जरूरत थी और जिनकी जरूरत लोगों ने समझी थी। लेकिन क्या हुआ फिर 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार आ गई। ब्राह्मण समाज के लोग सोचा अब तो सब मिल गया, अब हमको क्या जरूरत, अब तो हम कहा फिर से सब कुछ हो गया, अब हमें कोई आए कोई जाए क्या फर्क पड़ता है। और कुछ लोग निष्क्रिय हो गए, कुछ लोग बैठ गए, और उसका नतीजा क्या निकला कि हम लोग जहां पर 90 सीटें जीते, लेकिन 235 सीटें में नंबर 2 पे आए, और लगभग 150 सीटें तो हम लोग 1000-2000 वोटों से हारे, वरना हम लोगों की सरकार फिर से 2012 में बनी। और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जो उत्पात मचाने का काम किया वो सबने देखा, चाहे दंगे हो, फसाद हो, हर तरीके से किसी कुछ भी नहीं छोड़ा, लूटमार हो, भ्रष्टाचार हो, सब चरम सीमा पे पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा आकर के, और खास तौर से ब्राह्मण समाज को उन्होंने कहा, अरे हम लोग तो धर्म के ठेकेदार और आप लोग धर्म में विश्वास करते हैं, तो आप लोग जो है हमको वोट दे दीजिए। और क्या क्यों दे दीजिए, हम तो राम मंदिर बनाएंगे, हम ही तो राम मंदिर बनाएंगे, इसलिए आप हमारा साथ दे दीजिए। और इसके साथ में अनेकों झूठे वादे जिसकी वो महारत रखते हैं, झूठे वादों की जब भी आपके बीच में आएंगे इतनी छड़ी लगा देंगे कि आप तो भूल जाएंगे ये सारी चीजें करने वाली है। 15 लाख रुपए हर एक के खाते में चले जाएंगे, 15 में पैसे नहीं आए, कह दिया जुमला है। 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को देंगे हर साल, नौकरी तो छोड़िए 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हर साल जाने लगी। जो थी नौकरियां वो खत्म होने लगी। और क्यों खत्म होने लगी, क्योंकि पूरा देश को इन्होंने कुछ चुनिंदा 2-4 जो इनके उद्योगपति हैं, जो इनको हजारों करोड़ रुपया चुनाव लड़ने के लिए देते हैं, पार्टी चलाने के लिए फंड देते हैं, उनको बेचने का काम कर दिया। जिस देश को आपने आजाद कराया था और जिस देश को आजाद कराने के बाद आपने यहां पर अपने पैसे से, किसी और का पैसा नहीं, टैक्स का पैसा आपका पैसा होता है, अपने पैसे से आपने इतने सार्वजनिक उपकरण खड़े कर दिए इस देश में, चाहे ओएनजीसी हो, ऑयल कंपनियां हो, HAL हो जहां हवाई जहाज बनते हैं, चाहे जो बैंकों का बैंकें जो सरकारी बैंकें हैं वो हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, रेलवे हो, और ये सारी चीजें, बिजली घर हो, ये सारे जो है सरकारी चीजें, सरकारी उपक्रम आपके पैसे से बने। लेकिन इन्होंने क्या योजना बनाई कि नहीं, इनको हम बेच देते हैं। और किसके हाथ में बेचते हैं, उन्हीं 2-3 उद्योगपति जो चाहते हैं उनको बेचने का काम करें। सब के सब जैसे ही इनको बेचा तो यही तो लाखों की नौकरियां, लाखों लोगों की नौकरियां निकलती थी। नई नौकरियां तो बंद ही कर दी इन्होंने, जो रिटायर होता है उसको नौकरी दी नहीं जाती है। तो इसके बाद इन नौकरियों को कहां से नौकरी मिलेगी, जब सार्वजनिक उपक्रम बंद हो गए तो नौकरियां भी बंद हो गई, ठेके में नौकरियां देने लगे, ठेकेदार जिसको चाहेगा उसको देगा, जिसको चाहेगा नहीं देगा, इस तरह से नौकरियां देने का काम। जब नौजवानों ने आवाज उठा दी, कहा कि ये नौकरियां आपने वादा किया ना, कहां गई नौकरियां, थोड़ा सा आंदोलित होने लगे, तो
फौरन नौजवानों से कहा कि परेशान नहीं हो, तुम लोग अपना खुद का काम कर लो। उन्होंने पूछा कौन सा काम करें, हमको ये तो बताइए। बोले पकौड़ा बेचो। पढ़े लिखे जो पीएचडी वाले थे उनको इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कहा कि आप लोग, जब हम ही से बहस हो रही थी, कहते आप बेवजह बहस कर रहे हैं हम लोगों से, हम तो बता रहे हैं ये पकौड़ा बेचे जाके। और हमने जब मंत्री जी से पूछ लिया था कि आप अपने लड़के को पकौड़ा बेचवाने का काम करेंगे जो पढ़ा लिखा है, तो नाराज हो गए। पकौड़ा बेचना कोई खराब चीज नहीं हम लोग मानते हैं। पकौड़े वाले, कुलचे वाले, ठेले वाले, झुग्गी वाले, ये सब तो हमारी बहुजन समाज पार्टी तो इन्हीं के लिए लड़ती है दिन रात, और इन्हीं को उत्थान के लिए काम करती है, लेकिन धोखा नहीं देती। धोखा देने का काम ये करते हैं कि तुम तो पीएचडी होल्डर हो, तुम तो डिग्री वाले हो, तुम अध्यापक बनना चाहते हो, तुम ये, हम तुमको नौकरी देंगे, और बाद में कह दो कि हम नौकरी देंगे। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसके साथ साथ में महिलाओं से क्या कहा, हम तो तुमको सुरक्षा देंगे। महिलाओं को इकट्ठा कर लिया, आइए आप हमको वोट दीजिए, हम आपको गैस सिलेंडर देंगे फ्री में, हम आपको सुरक्षा देंगे। गैस सिलेंडर जो 200 रुपए का था उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1000 रुपए तक पहुंचाने का काम किया। जैसे पेट्रोल को 60 रुपए से बढ़ा करके 60 रुपए से बढ़ा करके 110 रुपए तक पहुंचाने का काम कर दिया है। इसी तरीके से इन्होंने गैस सिलेंडर के बारे में सब चीज के दाम बढ़ा दिए। पकौड़ा बेचने की बात करते हैं, तेल के दाम देखिए, 100 रुपए लीटर से बढ़ा करके 300 रुपए लीटर पहुंचा दिया। पकौड़ा भी तो नहीं बेच सकते, कहां से लाएंगे तेल? ये वो लोग हैं जो आते हैं आपके बीच में वादा करते हैं, वादा करके धोखा देते हैं, और इतना ही नहीं, और फिर से आएंगे आपके बीच में और फिर से एक बार कह करके जाएंगे कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, और आप फिर इनके बहकावे में आ जाएंगे। ये धर्म के नाम पे आपका कुछ नहीं बचेगा, तो कहेंगे धर्म के नाम पे हमको वोट देते। पिछली बार भी मांगा और बहक भी गए लोग, इसी में कहा कि हमको राम मंदिर बनाएंगे। हमने तो अयोध्या से कार्यक्रम शुरू किया था, इसीलिए हम तो 23 जुलाई को अयोध्या सबसे पहले गए, वहीं पर जाके रामलला के पहले दर्शन करके, और उसके बाद हम बाहर निकले, और हमने इनका वहां जो असली चेहरा देखा, वो सामने जब आया तो तब मालूम पड़ा कितना झूठ बोलने का काम करते हैं। हजारों करोड़ रुपए इन्होंने सरकारी धन अयोध्या के नाम पे निकाल लिए, और कहते हैं हम अयोध्या को बहुत सुंदर नगरी बना रहे हैं, विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर नगरी होगी। लेकिन आप जाइए अयोध्या, खुद जाकर के देखिए, हम तो देखा है, पूरे अयोध्या में आप घूम लेंगे और आपको अयोध्या, उसके बाद इस प्रदेश का अब तो हर जिला इन्होंने बद से बदतर कर दिया है। आप यहाँ भी आ रहे थे तो क्या हालत है सड़कों की, क्या चीजें, क्या दशा बना रखा है इन्होंने, इस तरह का पूरा प्रदेश बना रखा, हम तो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। लेकिन अब अयोध्या में जब जाएंगे तो जो सबसे खराब जिला आपको लगेगा, उसके बाद अयोध्या जाएंगे तो वो उससे ज्यादा खराब उसका हालत दिखेंगे आपको। इस तरह का अयोध्या बनाया है। हम तो समझते थे सोने की नगरी बन गया। वहां पर मंदिर के नाम पे इन्होंने 1-2 करोड़ नहीं, इन्होंने तो लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा किए। सन 93 से लेकर आज तक रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, और एक बाहर से विदेशों से भी इकट्ठा कर रहे हैं। कई लाख करोड़ रुपया राम मंदिर के नाम पे इकट्ठा करके रखा है। कहां गया वो रुपया, कहां इस्तेमाल होगा? वरना क्यों जरूरत पड़ गई आपको दोबारा से रुपया मांगने की? जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, 1.5 साल हो गए, इन्होंने फिर से झोला लेके पूरे देश में भेज दिया लोगों को। राम मंदिर के नाम पे पैसा दे दो, राम मंदिर के नाम पे पैसा चाहिए, झोले में डाल दो, और इस तरीके से फिर घूमने लगे। पुराना रुपया कहां गया? उसका हिसाब क्यों नहीं देते? और या तो कह दें कि ये रुपया तो हमने अपनी पार्टी के लिए लिया था, अपनी संस्थाओं के लिए लिया था, चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वरना ऐसे ही थोड़ी ना, जब चुनाव आता है, अभी फिर आएगा, तो आप खुद भी देखेंगे कि 500 हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश में उतर जाएंगे, तो कहां से रुपया आएगा उसके लिए? हर जिले में 100 ये वैन चला देंगे, जिसमें कि एलईडी के बड़े बड़े टीवी लगे होंगे, चारों तरफ घूमते नजर आएंगे आपको। तो ये रुपया कहां से आएगा? तो ये रुपया है जो इकट्ठा करा था इन्होंने रामलला के नाम पे, और उसका इस्तेमाल अपने लिए करने का काम कर रहे हैं। वरना रामलला का मंदिर तो बनना शुरू बन गया होता अब तक। 1.5 वर्ष हो गए निर्णय आए हुए, और वहां तो अभी कुछ हुआ ही नहीं।
अभी तो वहां नींव खोदना भी शुरू नहीं हुआ, नींव पढ़ने की बात तो दूर हो गई। 1 साल पहले 5 अगस्त को बड़ा टेलीविजन में, अखबारों में सब दिखाया गया कि वहां तो भूमि पूजन हो रहा है, और ये भूमि पूजन होने के बाद और वहां पर यहाँ पर भूमि पूजन के साथ साथ में नींव पूजन हो रहा है और 1 साल में मंदिर बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ, वो तो बाद में पता लगा कि भूमि पूजन था ही नहीं, न नींव का पूजन था, वो तो 5 ईंटें रख करके और 5 ईंटों का पूजन हुआ। और वो ईंट कहां गए, सरयू नदी में डाल दिए गए या किसी अलमारी में बंद कर दिए गए, ये किसी को नहीं मालूम। अयोध्या में जब हम गए तो सिवाय सरयू तट पे जो घाट बने हुए, और वो भी घाट किसने बनवाए, बहन मायावती जी की सरकार में बने थे, उसके अलावा वहां के बहन मायावती जी जितने भी ब्राह्मण समाज के आस्था के स्थान थे, उन्होंने उन सबको बनाने का काम किया। ढोल नहीं पीटा इनकी तरह, वोट नहीं मांगा उसके नाम। जिस तरह से ये राम को वोट की चीज मानते हैं, भगवान राम का नाम नहीं लेते हैं, ये राम का नाम वोट के नाम पे लेते हैं। और राम का जब नाम लेते हैं तो देखा आपने सीता का नाम नहीं लेते हैं। सीता जी का कहीं नाम नहीं आप उनके मुंह से सुनेंगे। सीता जी जहां पर गई थी बिठूर पे, महेश वाल्मीकि के आश्रम में रही थी, जहां पर लवकुश भी पैदा हुए थे, उस स्थान को अगर किसी ने ठीक किया, किसने किया है, बहन मायावती जी की सरकार में हम लोगों ने वहां का समग्र विकास किया। 150 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पर उसका समग्र विकास किया, चाहे वो महेश वाल्मीकि का आश्रम हो, चाहे वो रीता रसोई हो, सीता रसोई हो, चाहे वहां बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, हर चीज को हम लोगों ने संपूर्ण विकास वहां करने का काम किया। हम लोगों ने वाराणसी में 80 घाट बिल्कुल जर्जर हालत में थे, उन घाटों को उस समय ठीक करने का काम किया था, जो स्थिति में आज भी वो है, और उनको आपस में मिलाने का भी काम किया, वहां फ्लाईओवर बनाने का काम किया। हम लोगों ने वृंदावन में जाकर के, वृंदावन जब गए थे तो जब जैसा कि बताया वहां भी सीवर लाइन नहीं थी, वहां पूरे वृंदावन में सीवर लाइन के साथ में, वाटर लाइन के साथ में, वहां बिजली की व्यवस्था जर्जर थी, नया बिजली घर बनाया। वहां पर भी बस अड्डा नहीं था तो बस अड्डा बनाने का काम किया, वहां विधवा आश्रम बनाने का काम किया, 100 बेड का नया हॉस्पिटल बनाने का काम किया। वहां पर एक मेला, बहुत सालों से 50 वर्ष से एक मेला, गोवर्धन मेला होता, उसको सरकारी मेला वो चाहते थे घोषित हो जाए, उसको घोषित करने का काम किया। वहां पर मथुरा वाले वृंदावन नहीं जा पाते थे, वृंदावन वाले मथुरा नहीं जा पाते थे, क्योंकि ऐसा रास्ता था, रेलवे लाइन बीच में पड़ती थी, उसमें फ्लाईओवर बना के 5 मिनट में वृंदावन से मथुरा और मथुरावन से वृंदावन आने का हम लोगों ने योजना बनाई, इंतजाम करा और बनाने का भी काम किया। पूरे मथुरा वृंदावन में जो लोग परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन तक का पूरी परिक्रमा स्थल को बनाने का काम किया, चाहे वो पक्की सड़क हो, चाहे वो कच्ची सड़क हो, चाहे फुटपाथ हो, जैसे भी जो जाना चाहे वो जा सकता है। पूरे वृंदावन का समग्र विकास करने का काम किया, जो आज भी आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, अयोध्या में कुछ नहीं दिखेगा। वाराणसी के तो और भी ज्यादा अफसोस हुआ, और भी ज्यादा झटका लगा देख करके। वहां पर जब हम काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में भोले शंकर के दर्शन करने गए तो वहां पर देखा कि जिस तरह से तोड़ फोड़ हो गई है, जिस तरह से विध्वंस किया जा रहा, बाबा जी को अकेले रोक दिया, छोड़ दिया गया वहां पर। बाबा विश्वनाथ जो है, उनके साथ में जो उनके वहां पर थे, मां पार्वती थी, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति मां पार्वती की थी, वहां पर हनुमान जी थे, गणेश जी थे, वहां पर पूरी उनकी पार्टी थी। उन सबको उन्होंने क्या किया, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को भी हटाने का और उनके मंदिर को भी, जो अंदर परिक्रमा में मंदिर होते थे, मां अन्नपूर्णा जी को भी हटा दिया और इन सबको हटा करके एक कॉरिडोर बना रहे। कॉरिडोर बना करके इन्होंने सारे मंदिर जितने बीच में आते थे, सैकड़ों की संख्या में थे, 800 दुकानें तोड़ दी, लोगों को बेरोजगार कर दिया। 20 लोगों का तो हृदय रुक गया और हार्ट अटैक से मर गए लोग, जिनकी रोटी रोजी वही थी। सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग वहां निकले जब कॉरिडोर के मंदिर तोड़े इन्होंने, उनको ले जाकर के गंगा जी में डालने का काम किया, और जब बाकी नहीं डाल पाए तो उनको ले जाके बोरों में बंद करके और वहां लंका थाना कहलाता उसमें रख दिया। उन्होंने कॉरिडोर जो तोड़ा, जितने मंदिर तोड़े, बिल्डिंगें तोड़ी, उसको ले जाकर के उनका मलबा गंगा जी में डाल दिया और वहां
कणिका घाट जो है, जहां पर कि 24 घंटे लोगों का देह का जब छोड़ देते हैं तो जलाने का काम होता है, अकेला स्थान जहां 24 घंटे अनवरत चलता है, उन्होंने उसको भी हटाने का काम करते, तोड़ने का, घाट को बढ़ाने का काम करते। मां गंगा जो है वो आती थी एक चंद्राकार के रूप में और भगवान शिव के माथा टेक करके फिर आगे जाती थी, उनको वहीं से रोक दिया और उनकी जगह अब उस आकार को ही बदल दिया, वहां पर पक्का करने का काम कर रहे, इतनी मर्मों से पूरा स्वरूप ही बदल दिया। वहां पर लगी नहीं रहा कि अब मंदिर का स्वरूप रह जाएगा, वहां तो खाली लगता है पर्यटक स्थल बन के रह जाएगा। इस तरह की योजना इन लोगों ने वहां पर काशी विश्वनाथ में भी करने का काम किया। तो ये वो लोग हैं जो कि आपसे धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, आपको आके तरह तरह की बातें धर्म के बारे में प्रलोभन देंगे और फिर आपसे वोट ले लेंगे। आपसे कहेंगे कि आप ये मत देखिए कि महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, इसकी याद मत दिलाइए। महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, महिलाओं की क्या सुरक्षा की इन्होंने, ये आपने भी देखा कि किसने सुरक्षा की। आज उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है। इस तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। और इतना ही नहीं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हो और चाहे दलित समाज के लोग हो, इन 2 लोगों को चुन चुन करके ये लोग जो है आज उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। जहां एक बार ब्राह्मण समाज के लोगों को चुन चुन करके उनको गोलियां मारी जा रही, उनका इनकाउंटर हो रहा है, शूट आउट हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उसी तरीके से दलित समाज के ऊपर भी प्रहार कर रहे हैं। किस तरह से दलित समाज की हमारी एक बेटी हाथरस में, जिसके साथ में बलात्कार होता है और बलात्कार होने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके घर वाले रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हमको अंतिम दर्शन तो कर लेने दो, लेकिन नहीं, हमारे मुखिया की जिद थी कि किसी भी हालत में उस शरीर को उनके घर वालों को मत देना, क्योंकि जो उसमें मुजरिम लोग हैं वो हम लोगों के चहेते हैं, इसलिए उनको मत देना। और उसके बाद किस तरह से उन लोगों को घर के अंदर बंद कर दिया गया। सिखों के अंदर से चिल्लाती भी दिख रही थी, उसकी मां दिख रही थी कि दिखाई दो, शरीर ही दिखा दो, नहीं, चेहरा दिखा दो, नहीं। पुलिस लगा दी, आर्मी बिल्कुल डिस्प्लेस लगा दिया कि जैसे कि कोई युद्ध में जा रहे हो। मीडिया के लोगों को 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा के भगा दिया और उसके बाद ले जा करके रात के 2:30 बजे जिला मजिस्ट्रेट वहां खड़े रहे, तो ये ऊपर से आदेश था, अपनी देख रेख में सब करो। वो देखते रहे और ले जा करके खेतों में मिट्टी का तेल डाल करके उसको जलाने का काम किया। पूरे प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को इन्होंने शर्मसार करने का काम किया। विक्रम कांड के नाम पे कानपुर में कितनों की हत्या कर दी गई, कितने लोग ब्राह्मण समाज के गोलियों से उड़ा दिए गए। एक व्यक्ति का नाम लेते हुए अनेकों को मारने का काम किया। 17.5 साल का लड़का, वो तो हरियाणा में काम कर रहा था, वहां से उठा लाए, इटावा के पास आके उसकी भी गाड़ी पलटती है, जैसे पहले गाड़ी पलटी, और उसके बाद वो बाहर निकलता है और उसको गोलियों से मार दिया जाता है। एक को मारा हो तो बताएं, लाइन से लोगों की हत्याएं हुई ब्राह्मण समाज की। और विक्रम कांड के नाम पे तो अनेकों लोग मार दिए गए। लखनऊ से विनय तिवारी वो तो काम करके अपने घर दफ्तर से वापस आ रहा था, उसको गाड़ी रोकी अधिकारी ने, क्या नाम है, ब्राह्मण तो नहीं हो, उसने कहा हम तिवारी है, गोली मार दी। राकेश पांडे अपने माँ बाप को कोरोना में बीमार थे, वो देखने गया हुआ था, उनका इलाज कर रहा था, घर में आए उसको वहां से उठा ले गए, चीखती रही उसकी माँ और बाप, चिल्लाते रहे और ले जाकर के कंटोनमेंट में उसको गोलियों से उड़ा दिया। वो कहा कि वो बहुत बड़ा अपराधी था, ये सब उसी में थे, शामिल थे। इस तरीके से एक लोग नहीं, कितने लोगों को मारने का काम किया। रायबरेली में जब इनकी सरकार आई थी, आते ही इन्होंने शुरू कर दिया था। 5-5 नौजवान ब्राह्मण समाज के लड़के, मजबूत किस्म के लड़के थे, उनको उन्होंने उनका पहले हत्या करने के पहले बीभत्स तरीके से उसके हाथ काटे गए, पैर काटे गए, 5 के, और उसके बाद रख के उनको आग लगा के जलाने का काम कर दिया। और उनके मंत्री कहते हैं, अपना बयान उसी के बाद देते हैं, कमीना मंत्री, ये ब्राह्मण समाज के लोग ये तो अपराधी हैं और इसलिए इनके साथ में ये हो रहा है जो ठीक हो रहा है, और इनको मार दिया गया, ठीक मार दिया गया। और इसलिए इनके साथ में जो हादसा हुआ है, ये हादसा सही हुआ। और ये कहते हुए उन्होंने उनकी
जो हत्या हुई थी उसके लेकर के अपनी भीख कमाने का काम किया। उन्होंने इसके बाद जो हादसा वहां पर किया वो तो किया ही, जिस तरीके से वहां मारने का काम किया, 5 लोगों को उनके हाथ पांव काट करके कहा, लेकिन कहा ये तो बड़े भारी अपराधी बता रहे थे, इसलिए हम उनके घर गए। हमने सोचा देखे तो जा करके ये इतने बड़े अपराधी हैं तो इनके यहाँ तो बड़ी बहुत धन दौलत होगी। लेकिन जब इनके घर पहुंचे तो उनके यहाँ तो 10 बाई 10 की झोपड़ी थी, और वो भी कच्ची झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में तो कुछ भी नहीं था, तो कहां के अपराधी थे? लेकिन ब्राह्मण समाज के थे, इसलिए अपराधी। महोबा में किस तरह से ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति जो कि बहुत ही मजबूत किस्म का व्यापारी था, वो ब्राह्मणों के लिए दिन रात लौटता रहता था, उनके लिए काम करता रहता था। और उसके साथ में क्या हुआ, उसको इन्होंने पहले धमकाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। जब वो नहीं धमकी में आया, नहीं दबा, तो उसके बाद ले जाकर के उसको उसी की गाड़ी में बैठा करके और उसको गोली मार दी उनके अधिकारी ने। एक अधिकारी ने उनको गोली मारने का काम किया। और उसके बाद आप जानते हैं कि क्या हुआ, जब पूरा बुंदेलखंड खड़ा हो गया कि इस व्यक्ति को गोली मारी गई, ये क्यों मार दिया गया, तो उसका एक रूप किया कि ये तो आत्महत्या थी, इसको गोली नहीं मारी गई, इसने आत्महत्या की। उसके बाद जब टेलीफोन की रिकॉर्डिंग सामने आई और टेलीफोन की रिकॉर्डिंग में खुलासा हुआ कि इसकी आत्महत्या नहीं, इसकी तो बाकायदा बता करके गोली मारी गई, धमकी देते हुए गोली मारी गई, तो उस अधिकारी से कहा गया कि तुम तुरंत प्रदेश को छोड़ दो, इस प्रदेश से छोड़ के बाहर चले जाओ और आराम से रहो जहां हमारी सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और जब हम कहेंगे तो फिर वापस आ जाना। साल भर हो गया, अभी कोई उस अधिकारी को नहीं ढूंढ पाया, इतना बड़ा अधिकारी, लेकिन कोई उसको ढूंढ नहीं पाया। इस तरह की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग जो बिकरू कांड के नाम पे, जो कानपुर के इर्द गिर्द जितने भी शहर थे मजबूत किस्म के थे, उनको एक छुपके उनके नाम लिखा करके और उनको भी नामजद करने का काम किया और उनको अपने घरों से उठवा लिया। 50 से ज्यादा लोग आज भी जेल के पीछे सलाखों में बंद हैं, जो कि मुंबई में काम कर रहे थे या कलकत्ते में थे, उनको भी उठवा लिया गया और जेल के पीछे कहते हैं कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इन ब्राह्मण समाज को ठीक करने का, और इसलिए उनको जेलों के पीछे डाल दिया। और तो और खुशी दुबे जो 16.5 साल की लड़की थी, उसकी शादी तो एक दिन पहले ही हुई थी, उसकी शादी 2930 तारीख को होती है, पहली जुलाई उसका पहला दिन था और 2 जुलाई को ये किस्सा हो जाता है। उसकी तो मेहंदी भी नहीं सूखी थी अभी, उसको भी उठा ले गए और उसको साल भर से जेल के अंदर बंद कर रखा है। उसकी कोरोना में जब तबीयत खराब हो गई बहुत, तो ये हुआ कि पैरोल दे दिया जाए, लेकिन आदेश आया कि नहीं, खुशी दुबे को किसी हालत में बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको अंदर ही रहना चाहिए, मरती है तो वहीं मर जाए। उसके बाद जब बेल उसकी उच्च न्यायालय में गई तो ये हुआ कि अब तो बेल हो ही जाएगी, ये तो माइनर है, नाबालिग है, और इसको कैसे बेल रोकी जाएगी, तो एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाएगी, जो जहां पर वो उसको बंद कर रखा है 12 बंदी में, जेल अधीक्षिका उसकी जो जहां 2 कमरों का रिमांड रूम है उसमें 48 लड़कियां हैं, तो एक सर्टिफिकेट लगाया गया उच्च न्यायालय में और कहा गया कि वो जेल अधीक्षिका ये कहती है कि खुशी दुबे ये कह रही है कि अगर हमारी बेल हो जाती है तो हम जो है बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे और हम इन 47 लड़कियों को भी ठिकाने लगाएंगे और हम बड़े अपराधी बन जाएंगे, इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए और उसकी बेल खाने चला। खुशी दुबे को तो छोड़िए, जो घर में काम करती थी महिला, 2 महिलाओं को उठा के ले गए, उन दोनों महिलाओं के और खुशी दुबे के पति, इन सब की तो गोली मार के हत्या कर दी, लेकिन उस महिला को भी उठा ले गए और जो काम करने वाली महिला थी उसके साथ साथ में उसका 3 साल का लड़का और 6 साल की बच्ची, उसको भी उठा ले गए और उसको उठा लेकर ले जाकर के उसको भी जेल में बंद कर रखा है और कहा है कि इतनी दफाएं लगा दो इनके ऊपर, इन सभी लोगों के ऊपर इतनी दफाएं लगा दो कि ये जेल से 15 साल तक बाहर नहीं आने चाहिए और ये जो बच्चे हैं इनके, ये वहीं जेल में व्यस्त हो जाएं, इतनी धाराएं लगा दो। ये इस तरह की पार्टी है। ब्राह्मण समाज और दलित समाज के बारे में इनकी ये सोच है, तो आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि क्या आप इनके बहकावे में अभी भी इसी तरीके से आएंगे।
ये आपके बीच में फिर से जमाएंगे, फिर से लुभावने वादे करेंगे, तो आपको उस समय सतर्क रहना पड़ेगा। और अपनी इन बातों को आपको यहीं पर छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने यहीं पर छोड़ दिया तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। इन बातों को ले जाइए, अपने साथ में मत रखिए खाली, इनको जा करके गांव गांव में लोगों के बीच में बताइए, जाके उनको ये भी बताइए किस तरह से आज मंदिरों में मठ का कब्जा हो रहा है। एक एक मंदिर में जहां पंडित लोग, पुजारी लोग बैठे पूजा करते थे, उनमें भी कब्जा शुरू हो गया है। दो मठ के लोगों को भेज दिया गया वहां पर, ब्राह्मण समाज के हो ना हो उनको मठ से निकाल के भेज दिया गया कि जाओ कब्जा कर लो, और वो कुछ दिन साथ में रहेंगे, उसके बाद कब्जा करने का काम करेंगे। तो इसलिए इनको पहचानने का काम करिए। किसानों के ऊपर किस तरीके से जुल्म कर रहे हैं। आज किसान जो है पिछले साल भर से आंदोलन में, 1.5 साल से लगभग आंदोलनरत है। दिल्ली, यहां से लेकर दिल्ली तक पार्लियामेंट में हम लोग उनके साथ में आंदोलन हम लोगों ने किया, बाहर निकल के भी किया, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। 500 से ज्यादा लोग जो है किसान लोग मृत्यु हो गई इस बीच में, इनको कोई फर्क नहीं होता। इनको तो वो 3 कानून बनाने जरूरी थे, क्योंकि इनके उद्योगपतियों ने कहा था इन किसानों की जब पूरा देश को मिल गया है, अभी जमीनें नहीं मिली है, तो इन किसानों की जमीन चाहिए। इसीलिए ऐसा कानून बना दिया है किसानों के लिए, जिसमें वो जमीन हमेशा हमेशा के लिए उनके हाथ से चली जाएगी। एक पट्टा होल्ड करना पड़ेगा उनको, मजबूरन पट्टे होंगे और लंबे पट्टे होंगे, 1 साल 2 साल 3 साल के नहीं। और उन पट्टों के तहत में उनको उपज का पैसा देने की बात कही गई है। उसमें 1 साल उपज का पैसा देंगे, 2 साल देंगे, तीसरे साल से क्या करेंगे? कहेंगे कि पानी पर बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, बीज खराब था, अनाज ठीक नहीं निकला, खाद ठीक नहीं थी, और फिर फसल का पैसा देना बंद कर देंगे। और उसके बाद जमीन उनको वापस नहीं करेंगे, जमीन तो उन्हीं के पास रहेगी। जमीन चूंकि इनके हाथ से चली जाएगी, और लोग, किसान लोग जो है खाली धक्के खाते रहेंगे कोर्ट कचहरी में, पर जमीन उनको कभी वापस मिलने वाली नहीं। इसीलिए किसान आंदोलित है। उसको मालूम है कि आत्महत्या करने के बराबर ये जो 3 कानून है ये हम पर लादे जा रहे हैं, पर ये पीछे हटने को तैयार नहीं। इसलिए आपको ये ध्यान में रखते हुए कि बहुजन समाज पार्टी ने आपको कानून द्वारा कानून का राज दे करके दिखाया, चला करके दिखाया बहन मायावती जी ने। बहन मायावती जी का जब राज्य था तो आज जैसे 2 घंटों में रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है। बहन मायावती जी का समय याद करिए। कोई भी महिला घर से बाहर अगर रात के 2 बजे भी निकलने के लिए मजबूर होती थी, वो निकल जाती थी बगैर सोचे समझे, क्योंकि उसको मालूम था कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे का कोई गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता, इसलिए क्योंकि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं, जिन्होंने अपने खुद के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कानून अपने हाथ में लेने का काम किया था। 15 दिन पुरानी सरकार थी, लेकिन उन्होंने अपने घर में बुला करके और उसको वही हथकड़ी पहना करके और जेल की सलाखों के पीछे 5 साल तक रखने का काम किया था, वो बहन मायावती जी। इसलिए आप लोगों को इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले 22 के लिए अपनी कमर कसनी पड़ेगी, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। जो ब्राह्मण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में इस समय हैं, उनकी क्या दशा है, क्या दुर्दशा है, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, वो किसी से नहीं छुपा है। वो आपसे अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। आप लोग उनसे दुखी होते होंगे कि ये तो हमारी ब्राह्मणों की नहीं सुनते हैं और सबकी सुन लेते हैं। वो क्या करें? वो मजबूर है, इसलिए मजबूर है क्योंकि अगर वो ब्राह्मणों की बात करने लगेंगे जाके सरकार में उत्तर प्रदेश की, तो वो खुद ही बाहर कर दिए जाएंगे। उनका खुद का स्वयं का काम होगा वो भी नहीं किया जाएगा, इसलिए वो आपके कोई काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, ना आपके लिए मदद करने के लिए बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को चुनिए अगली बार, जो कि निडर होकर के भगवान श्री परशुराम जी की औलादों की तरह, उनके वंशजों की तरह आपके साथ में निडर होकर के खड़े हो और आपका मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने का और दोबारा से काम करने के लिए आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहें। ऐसी पार्टी को चुनिए, और वो पार्टी और कोई नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए आने वाले 22 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में आप लोग अपना पूरा योगदान देने का काम करिए और पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके आप अपनी सरकार
सरकार बनाते हुए या कानून द्वारा कानून का राज दोबारा से स्थापित करने का काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कुछ लोग हमारे सम्मानित साथी आए हैं, बाद में सम्मान करना चाहते हैं। अनुरोध कर रहा हूं शिवम दुबे जी